गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज आपकी यूपी बोर्ड क्लास 12th की इंग्लिश ग्रामर की ये 9वीं क्लास है, जिसका पार्ट 1 हम पहले ही दे चुके हैं। आज 9वीं क्लास का पार्ट 2 है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के जो बाकी बचे हुए रूल्स हैं उनके बारे में। पार्ट 1 में हम 4 रूल्स को कवर किए हुए हैं, बाकी 4 रूल्स जो बचे हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो देखते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं सिंपल सेंटेंस के जो बाकी बचे हुए रूल्स हैं उनके बारे में। तो रूल नंबर 5वां है बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, यानी किसी नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। सबसे पहले हम देखते हैं जीरंड क्या होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरंड बनता है और हिंदी में अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो ना नी ने आता है लग के बाद अंत में। वाक्य में नाउन का कार्य करता है। इस नियम के अंतर्गत नाउन या जीरंड से पहले किसी प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन का प्रयोग करने के लिए कुछ याद रखने योग्य बातें निम्नलिखित हैं। नंबर 1 है, यदि दिए हुए वाक्यों में दो विरोधी घटना या कार्य का परिणाम का उल्लेख हो। अगर किसी दिए हुए वाक्य में दो विरोधी घटनाएं हैं, कार्य या परिणाम यानी कारण परिणाम हो, उल्लेख हो, अर्थात दो वाक्य एक दूसरे के विरोधी हों, तो नाउन या जीरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ का प्रयोग करते हैं। अगर दो वाक्य दिए हैं और उनमें दो विरोधी घटनाएं हैं, दो विरोधी कार्य या परिणाम हैं, तो हम नाउन या जीरंड से पहले इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वाज पुअर, ही वाज रेस्पेक्टेड बाई ऑल, वह गरीब था, उसका सभी के द्वारा सम्मान किया जाता था। अब भैया जो गरीब होगा उसका कौन सम्मान करेगा? आजकल तो सम्मान जो पैसे वाला होता है, जो अमीर होता है, जो उसका ही होता है, गरीब का तो कोई सम्मान करता नहीं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वह गरीब था, उसका सबके द्वारा सम्मान किया जाता था। तो ये कैसी बात हो गई? ये तो विरोधी बात हो गई, एक दूसरे के अपोजिट हो गई। तो इसलिए अब हम प्रयोग किसका करेंगे? इन स्पाइट ऑफ का। क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ। और वर्ब क्या है इसमें? बाज। इज आर एम या बाज वर्ब, तो उसको हम बीइंग में बदल देते हैं, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलने के लिए क्या करेंगे? इज आर एम या बाज वर्ब हो, वर्ब वो मेन वर्ब की तरह काम करती हो, तो हम उसको बीइंग में चेंज कर देते हैं। क्या हो जाएगा? इन स्पाइट ऑफ बीइंग पुअर, और फुल स्टॉप के स्थान पर ही वो कॉमा लगाएंगे और उसके बाद जो दूसरा वाक्य है वो जैसे का तैसा लिख देंगे, यानी ही वाज रेस्पेक्टेड बाई ऑल। नंबर 2 है, एक कार्य के साथ साथ दूसरा कार्य होने पर या किसी व्यक्ति को दो दो सहायता मिलने पर बी साइड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे ही गेव मी एडवाइस, ही हेल्प्ड मी, उसने मुझे सलाह दी, उसने मेरी मदद की। अब यहाँ पर दो दो सलाहें मिल रही हैं, सहायता मिल रही हैं, यानी उसने मुझे सलाह भी दी और उसने मेरी सहायता भी की। तो हम किसका प्रयोग करेंगे? बी साइड्स का। पहले हमने क्या लगाया हुआ है? बी साइड्स। अब गिव जो क्रिया है उसको हम जीटन में बदल देंगे, यानी फर्स्ट फॉर्म, और उसमें आईएनजी। क्या हो जाएगा? गिविंग मी एडवाइस, फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा, उसके बाद दूसरा वाक्य जैसे का तैसा, यानी कि ही हेल्प्ड मी। इसके बाद अगला नंबर है नंबर 3, बिना किसी अंतराल के दो कार्य या घटनाएं एक ही समय पर होने पर ऑन का प्रयोग जीरंड से पहले होता है। अगर दो कार्य या घटनाएं एक ही समय पर हो रही हैं और उनमें दोनों घटनाओं या कार्यों के बीच में कोई समय का अंतराल नहीं है, तो हम प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग जीरंड से पहले करते हैं। जैसे ही सा हिज फ्रेंड, ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम, उसने अपने मित्र को देखा, वह उससे बात करने के लिए रुक गया। अब जैसे ही मित्र को देखा और तुरंत रुक गया, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ऑन। अब सा को हम जीरंड में बदलेंगे, यानी उसकी फर्स्ट फॉर्म सी और उसमें आईएनजी। तो क्या हो जाएगा? ऑन सीइंग हिज फ्रेंड, फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा,
और उसके बाद दूसरा वाक्य जैसे का तैसा, यानी ही स्टॉप्ड टू टॉक टू हिम। नंबर 4 है इसमें, जब एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, यानी एक कार्य पूरी तरह समाप्त होने के बाद दूसरा कार्य शुरू होता है, तो आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे द हंटर किल्ड ए लायन ही रिटर्न्ड होम। तो इसमें पहले हंटर ने यानी शिकारी ने हिरन को, शेर को मारा और उसके बाद फिर वो अपने घर लौटा। तो क्या होगा, आफ्टर। अब किल जो क्रिया है उसको हम जीरंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, किलिंग। तो आफ्टर किलिंग ए लायन, फिर कॉमा लगा देंगे फुल स्टॉप के स्थान पर। ही जो है वो प्रोनाउन है, हंटर के लिए प्रयोग हुआ है, इसलिए हम ही के स्थान पर क्या लगाएंगे, द हंटर रिटर्न्ड होम। 5वां नंबर है, जीरंड और श्योर के बीच प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज श्योर ही विल पास द एग्जाम। तो ही इज श्योर, अब श्योर के बाद हम लगाएंगे क्या, ऑफ। अब पास जो क्रिया है उसको हम बदल देंगे जीरंड में, यानी क्या हो जाएगा, पासिंग द एग्जाम। नंबर 6 है, अपेक्षित परिणाम होने पर बाई का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई अपेक्षित परिणाम है तो हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। जैसे ही वर्कड हार्ड ही पास्ड, उसने कठिन परिश्रम किया वह पास हो गया। भाई जो कठिन परिश्रम करेगा तो वो तो पास होगा ही, तो हम प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करेंगे, यानी पहले क्या लगाएंगे, बाई, और वर्क जो क्रिया है उसको जीरंड में बदलेंगे, यानी हो जाएगा वर्किंग हार्ड, फिर फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा, उसके बाद ही पास्ट। इसके बाद रूल नंबर 7वां है हमारा, वाई यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, यानी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। अब सबसे पहले देखते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता क्या है। नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होने पर, अगर किसी नाउन के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग है तो नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में होता है। और जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है वो वाक्य का स्वतंत्र हिस्सा होता है, वो फिर ना तो सब्जेक्ट होता है और ना ही ऑब्जेक्ट होता है। अब प्रयोग कब करें, जब वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग हों तथा दोनों वाक्यों के कार्यों के बीच कारण और परिणाम का संबंध हो। यानी हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग तब करेंगे जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट अलग अलग होंगे और दोनों वाक्यों के जो कार्य हैं उनमें कारण और परिणाम का संबंध होगा, यानी एक कारण होगा और दूसरा उसका परिणाम होगा। अब देखो प्रयोग कैसे करें, जो क्रिया पहले हो या फिर कारण बताए उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदल देते हैं। अब कुछ याद रखने योग्य बातें देखो क्या है। नंबर 1, जब इज आर एम बाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ हो तो इन्हें बीइंग में बदल देते हैं। यानी अगर किसी वाक्य में इज आर एम या बाज वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हुआ हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलने के लिए इनको ही हम बीइंग में बदल देते हैं। जैसे द वेदर वाज स्टॉर्मी आई डिड नॉट गो आउट। मौसम तूफानी था, मैं बाहर नहीं गया। तो पहले वाक्य में जो कारण है और दूसरे में परिणाम है, यानी कारण क्या है, मौसम का तूफानी होना, और उसका परिणाम क्या हुआ, मैं बाहर नहीं गया। अब पहले वाक्य में जो कारण बता रही है वो क्रिया क्या है, बाज। अब हम क्या करेंगे, बाज को किस में बदल देंगे, बीइंग में। क्या हो जाएगा, द वेदर बीइंग स्टॉर्मी आई डिड नॉट गो आउट। इसके बाद नंबर 2 है, कारण बताने वाला वाक्य यदि एक्टिव वॉइस में हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। जैसे द सन रोज द फॉग डिसअपीयर्ड, यानी सूरज निकला कोहरा छट गया। तो कारण क्या है इसमें, सूरज का निकलना, परिणाम क्या हुआ कि कोहरा छट गया। अब जो कारण बताने वाला वाक्य है वो हमारा एक्टिव वॉइस में है, और एक्टिव वॉइस में हो तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में बदलने के लिए क्या करते हैं, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, द सन, उसके बाद हैविंग, और रोज की थर्ड फॉर्म होती है राइजन। तो क्या हुआ, द सन हैविंग राइजन, उसके बाद फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा, द फॉग डिसअपीयर्ड। नंबर 3 है, कारण बताने वाला वाक्य यदि पैसिव वॉइस में है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए हैविंग बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर कारण बताने वाला वाक्य यदि पैसिव वॉइस में है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हैविंग बीन और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। जैसे द कैप्टन वाज किल्ड, द आर्मी रैन अवे।
कैप्टन को मार दिया गया और आर्मी भाग गई। तो पहला वाक्य जो है यानी आर्मी भागी, क्यों भागी? क्योंकि कैप्टन को मार दिया गया। कैप्टन को मारना ये जो है, कैप्टन का मारा जाना जो है वो कारण है। अब कारण बता रही है कौन सी क्रिया? बाज, यानी बाज लगा हुआ है और किल्ड है। ये वाक्य क्या है? पैसिव वॉइस में। अब हम क्या करेंगे? द कैप्टन हैविंग बीन किल्ड, यानी वाक्य पैसिव में है इसलिए हम क्या लगा देंगे? हैविंग बीन का प्रयोग करेंगे। हैविंग बीन किल्ड कॉमा द आर्मी रैन अवे। इसके बाद रूल नंबर 8 जो कि सिंपल सेंटेंस का अंतिम रूल है। रूल नंबर 8वां है बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। अब ये पार्टिसिपल्स जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल, नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल और नंबर 3 परफेक्ट पार्टिसिपल। सबसे पहले देखते हैं नंबर 1 प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाया जाता है, यानी जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब इसका प्रयोग कब करें? जब वाक्यों के सब्जेक्ट समान हों तथा एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो, यानी दोनों वाक्यों की जो सब्जेक्ट हैं वो समान हों और एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग कैसे करें? जो क्रिया पहले हो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देते हैं तथा इसका प्रयोग वाक्य के आरंभ में करते हैं, यानी जो क्रिया पहले होगी उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल लेंगे तथा इसका प्रयोग जो है वो हम वाक्य के शुरू में ही कर देंगे। जैसे ही सा ए लायन ही रैन अवे, उसने शेर देखा वह भाग गया। तो कोई शेर देखेगा तो भैया तुरंत भागेगा। अब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया हो रही है, पहले क्रिया होगी उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। पहले कौन सी क्रिया हुई? पहले उसने शेर को देखा, तो देखना जो है वो पहले हुआ, उसके बाद वो भागा। तो सा को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। क्या हो जाएगा? फर्स्ट फॉर्म सा की सी होती है और उसमें आई एन जोड़ के क्या होगा? सीइंग। तो क्या होगा? सीइंग ए लायन ही रैन अवे। अगला वाक्य द थीफ सा द पुलिस ही रैन अवे। चोर ने पुलिस को देखा वह भाग गया। अब चोर भी जब पुलिस को देखेगा तो वो तुरंत भागेगा। क्या हुआ? कैसे बनेगा वाक्य? तो सा क्रिया है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल देंगे। जैसे सा को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे, क्या हो जाएगा? सीइंग द पुलिस और उसके बाद कॉमा और फिर ही के स्थान पर हम थीफ का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो ही प्रोनाउन है वो चोर के लिए आया है, द थीफ के लिए आया है, इसलिए हम ही प्रोनाउन ना लगाकर उसके लिए जो नाउन आया है उसका प्रयोग करेंगे, यानी द थीफ रैन अवे। इसके बाद है नंबर 2 पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है जो प्रायः दूसरे वाक्य में दिया होता है। पास्ट पार्टिसिपल पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है, यानी ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है और दूसरे वाक्य में होता है तथा ये पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है तथा दूसरा वाक्य पैसिव वॉइस में होता है, यानी जो दूसरा वाक्य होता है वो अधिकांशतः पैसिव वॉइस में होता है। अब प्रयोग कैसे करें? जो शब्द पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता हो, यानी दूसरे वाक्य में होगी वो थर्ड फॉर्म, यानी जो पास्ट पार्टिसिपल है वो दूसरे वाक्य में होता है हमेशा, यानी जो थर्ड फॉर्म होता है और वो विशेषता बताता है पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की। तो जो शब्द पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता हो उसे पहले वाक्य के ऑब्जेक्ट से पहले रख देते हैं। जैसे आई फाउंड माई पेन इट वाज लॉस्ट, मैंने अपना पेन खोया, वो खोजा, इट वाज लॉस्ट, ये खो गया था। अब दूसरे वाक्य में जो लॉस्ट है वो जो थर्ड फॉर्म है और ये विशेषता बता रहा है किसकी? पेन की। तो हम क्या करेंगे? इस लॉस्ट को पेन से पहले रख देंगे। क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई लॉस्ट पेन। दूसरा वाक्य है ही सा ए सोल्जर ही वाज वुंडेड, उसने एक सैनिक को देखा वह घायल था। अब इस दूसरे वाक्य में जो वुंडेड शब्द है वो पहले वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है सोल्जर उसकी विशेषता बताता है। तो क्या हो जाएगा? ही सा ए वुंडेड सोल्जर। और नंबर 3 है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल क्रिया की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगाकर बनाते हैं, यानी जो परफेक्ट पार्टिसिपल होता है उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग लगा लेते हैं। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग बीन का प्रयोग करते हैं। अगर एक्टिव में होगा तो हैविंग लगा के क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और अगर वाक्य पैसिव में होगा तो हैविंग बीन लगाकर क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और इस तरह से हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाता है।
प्रयोग कब करें? इसका प्रयोग हम कब करेंगे? परफेक्ट पार्टिसिपल का, यानी जब दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान हों तथा दोनों कार्यों या घटनाओं के बीच समय का अंतराल संभव हो। अर्थात एक कार्य पूरा होने के बाद दूसरा कार्य शुरू हो, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग कैसे करें? जो क्रिया पहले हो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देते हैं, यानी जो क्रिया पहले होगी उसको हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदल देंगे। जैसे सी फिनिश्ड हर वर्क, सी वेंट होम, उसने अपना कार्य समाप्त किया, वह घर चली गई। तो पहले उसने अपना कार्य समाप्त किया पूरी तरह से और फिर उसके बाद अपने घर गई। अब पहले क्रिया कौन सी हुई? पहले उसने अपना कार्य समाप्त किया। फिनिश जो वर्ब है वो पहले हुई है, और इसी को हम बदल देंगे किसमें? परफेक्ट पार्टिसिपल में। परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए अब हम क्या करेंगे? वाक्य हमारा एक्टिव वॉइस में है, तो हैविंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी हैविंग पहले लगा लिया है, उसके बाद फिनिश्ड, ये थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म समान होती हैं फिनिश्ड की, तो इसलिए हैविंग फिनिश्ड हर वर्क, फुल स्टॉप के स्थान पर कॉमा, उसके बाद सी वेंट होम। दूसरा है द लायन वाज कॉट इन द नेट, ही स्ट्रगल्ड हार्ड टू एस्केप। अब शेर जो था वो जाल में फंस गया, उसने बचने की कठिन कोशिश की, यानी कठिन संघर्ष किया बचने के लिए। अब पहला वाक्य जो है वो हमारा पैसिव में है। अब पैसिव में है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए क्या करेंगे? हैविंग बीन का प्रयोग पहले करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हैविंग बीन का। तो क्या हो जाएगा? हैविंग बीन और कॉट इन द नेट और फिर फुल स्टॉप के स्थान पर कोमा, और ही जो है वो द लायन के लिए आया है, तो इसलिए ही के स्थान पर हम क्या लगाएंगे? द लायन स्ट्रगल्ड हार्ड और टू एस्केप, और लिख देंगे यहाँ पर हार्ड के बाद टू एस्केप लगता है लिखने के लिए, इसलिए हम क्या लिख देंगे? हार्ड टू एस्केप। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।